नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर हिंदू वोट हासिल करने की रणनीति अपना रही है, तृणमूल कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि हर साल 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस ने इसके साथ ही बेसिक इनकम स्कीम लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को हर महीने एक न्यूनतम रकम दी जाएगी। इससे राज्य के 1.6 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वो छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा कर्ज देगी। इस पर उन्हें सिर्फ 4% की दर से ब्याज चुकाना होगा। इसके अलावा साल में 4 महीने दुआरे सरकार कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत सरकार मुफ्त राशन घरों तक पहुंचाएगी। किसानों के लिए हर साल हर 1 एकड़ पर 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है। पीएम मोदी की सरकार के 8 मंत्रालयों ने उन संपत्तियों की सूची बनाई है जिन्हें बेच दिया जाएगा या दूसरे तरीकों से निजी क्षेत्र को देकर पैसा कमाया जाएगा। इस जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए उगाए जाएंगे। इसमें सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन, ऑयल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार के टावर, स्टेडियम और दूसरी चीजें शामिल हैं। इसमें रेलवे स्टेशन, ट्रेन और हवाई अड्डा भी शामिल है। इस योजना के तहत रेलवे 90,000 करोड़ रुपए उगाएगा। इसके लिए वह 150 रेलगाड़ियों के परिचालन निजी कंपनियों को सौंप देगा। इसके अलावा 50 रेलवे स्टेशन बनाने और चलाने का काम निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय निजीकरण के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार से सरकार संपत्ति को बेचकर और विनिवेश के जरिए पैसा जुटाने जा रही है। जिस एनआरसी को लेकर पूरे देश में हंगामा होता रहा है, उसको लेकर सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि उसने अभी इसको पूरे देश भर में लागू करने को लेकर कुछ भी फैसला नहीं किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कह रहे थे कि अभी तक सरकार ने एनआरसी को देश भर में लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह एनआरसी को लेकर कह चुके हैं ये पूरे देश में किस प्रकार से लागू की जाएगी, लेकिन उसके बाद से इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम से पत्र लिखकर कहा है कि अजान से उनकी नींद में बाधा पड़ती है, जिसके कारण वो सो नहीं पाती हैं और दिन में सिर में दर्द भी होता है, जिससे काम में भी दिक्कत आती है। कुलपति ने प्रयागराज के डीएम को इस संबंध में एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद कलीम ने कहा है कि अब लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई है। 4 लाउड स्पीकर के बजाय 2 लाउड स्पीकर ही लगाए गए हैं। यही नहीं, लाउड स्पीकर का रुख भी कुलपति के आवाज़ से विपरीत दिशा में कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुलपति संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी हैं। ऐशबाग ईदगाह के जाने माने सुन्नी धर्मगुरु और इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी के बयान की निंदा की है और कहा है कि संगीता श्रीवास्तव को क्षेत्र की गंगा जमुनी तहजीब से वाकिफ होना चाहिए, जो विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि लोग जमाने से एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते आए हैं। अजान की आवाज़ अक्सर मंदिरों से भजन की आवाज़ के साथ बजती है और किसी ने कभी नहीं कहा कि उनकी नींद इस वजह से खराब हुई। खराब हालात से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किलें महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार के एक ताज़ा बयान के बाद और बढ़ सकती हैं। पवार ने मंगलवार को कहा है कि देश में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की जरूरत है और वह इस मामले में कई पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार के मुताबिक सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि तीसरा मोर्चा जरूरी है। ये बात उन्होंने केरल कांग्रेस के पूर्व नेता पीसी चाको के एनसीपी में शामिल होने के दौरान कही। इस दौरान चाको ने कहा कि वह ऐसी पार्टी में आकर खुश हैं जो सक्रिय है और कुछ कर रही है और सही दिशा में जा रही है। चाको ने कांग्रेस छोड़ते वक्त भी कुछ गंभीर बातें कही थी। एनआईए मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार मिलने की गुत्थी सुलझाने के काफी करीब है। एनआईए ने सचिन वाजे के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जो छापेमारी की थी, उसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच को सबूत मिटाने की जानकारी हाथ लगी है। इसके अलावा सचिन वाजे ने एनआईए के अधिकारियों को बताया है कि जिस समय स्कॉर्पियो कार को मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ा किया गया था, उसके पीछे चल रही इनोवा कार को वही चला रहे थे। अभी तक ये नहीं पता चला है ये किसके कहने पर किया गया था। वहीं कहा जा रहा है कि वाजे ने एनआईए से कहा है कि उन्होंने साजिश इसलिए रची क्योंकि पिछले काफी समय से कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और लाइमलाइट में आने के लिए उसने इस तरह की घटना की साजिश रची।
मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के डीजीपी हेमंत नागराले को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार मिलने की घटना के बाद से मुंबई का माहौल बेहद गर्म है। मंगलवार रात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख, डीजीपी हेमंत नागराले और परमवीर सिंह से 3 घंटे तक राज्य में पैदा हुए संकट पर बात की थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई में बड़े पुलिस अधिकारियों में फेरबदल किया जा सकता है। कुछ रोज पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत महिलाओं के कपड़ों को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण घिर गए हैं। रावत ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि एनजीओ चलाने वाली एक महिला की फटी जींस को देखकर वह हैरान रह गए थे। तीरथ सिंह रावत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े आयोग के द्वारा आयोजित कार्यशाला में अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। रावत ने कहा कि जहाज में मुझे एक महिला मिली, वो मेरी बगल में बैठी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने गमबूट पहने थे, थोड़ा और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। उनके साथ 2 बच्चे थे। उन्होंने बताया कि वो एनजीओ चलाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनजीओ चलाने वाली महिला के घुटने फटे दिख रहे हैं, वह समाज के बीच में जाती हैं, तो ये कैसे संस्कार हुए। रावत ने आगे कहा कि अगर ऐसी महिलाएं समाज में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं और उनकी दिक्कतें सुलझाती हैं, तो हम अपनी सोसाइटी, बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। ये सब घर से शुरू होता है। जो हम करते हैं उसे हमारे बच्चे भी सीखते हैं। लंबे समय तक एक दूसरे से बात नहीं करने के जिसके बीच भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और उनके बीच कटुता कम होती जा रही है। इसे इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान से घुड़सवारों की एक टीम भारत आई हुई है, जिसने टेंट पेगिंग इवेंट में भाग लिया है। ऊपर से सामान्य दिखने वाली यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन भारतीय सेना ने किया है और इसमें भाग लेने वाले घुड़सवार पाकिस्तानी सेना के हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में हुई इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय घुड़सवारों ने टीम लांस कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पाकिस्तानी घुड़सवारों ने व्यक्तिगत लांस इवेंट में सोने पर कब्जा कर लिया। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा दिल्ली में अपने आवास पर आज मृत पाए गए। दिल्ली पुलिस को पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लगता है। हालांकि घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने कहा है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चलेगा। वह मामले की जांच कर रही है। उनके निधन के बाद बीजेपी ने संसदीय पार्टी की बैठक को स्थगित कर दिया है। निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उभरते कोरोना की सेकेंड पीक को रोकना ही होगा। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने, प्रतिबंधों को लागू करने जैसे कदम उठाए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा यदि महामारी को अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे देश में फिर से फैल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में आने वाले कुल कोरोना मामलों के 76.4% मामलों के लिए 3 राज्य ही जिम्मेदार हैं। ये 3 राज्य महाराष्ट्र, केरल और पंजाब हैं। बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। अकेले महाराष्ट्र में ही देश में आ रहे कुल मामलों के 60% मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।